आज हम लोग भूषण के द्वारा रचित जो पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भूषण, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि रीतिकालीन वीर रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और वीर रस पर इन्होंने जो हैं बहुत अच्छा लिखा है। और अपने आचार्य के, क्योंकि ये तो पता ही है कि रीतिकालीन समस्त कवि जो हैं वो दरबारी कवि थे और दरबार में रहते हुए वो काव्य सर्जन करते थे। तो भूषण ने अपने राजाओं की वीर प्रशस्ति के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए भी काव्य लिखा है, जिसमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है कि भूषण का जन्म जो है 1670 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1772 में होती है। ऐसा माना जाता है कि भूषण चिंतामणि व मतीराम के भाई हैं। मतलब सामान्य रूप से ये कहें कि इसकी पुख्ता दस्तावेज़ तो हमको नहीं मिलता, परंतु जैसा कि इनका जन्म काल, इनकी रचनाएं और वह आसपास का क्षेत्र, ऐसा लगता है कि जैसे ये मतीराम और चिंतामणि के भाई हों। रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवियों में जो हैं भूषण का नाम आता है। उनका वास्तविक नाम ऐसा मानते हैं कि अज्ञात है, परंतु जो उनको भूषण की जो उपाधि है वो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र प्रताप द्वारा प्राप्त हुई थी और वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि रहे हैं। उनकी काव्य प्रशंसा में उन्होंने काव्य रचनाएं करी हैं और ऐसा मानते हैं कि महाराज छत्रसाल के भी वो यहाँ आश्रय कवि के रूप में रहे, परंतु छत्रसाल उनका बहुत ही सम्मान करते थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब भूषण जी का देहांत हुआ तब राजा महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा दिया था। इस कारण से भूषण ने कई रचनाएं जो की थी, उनमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और वो इसलिए कि इन्होंने उस काल में जो समस्त कवि श्रृंगार की रचनाएं लिख रहे थे, उसमें भूषण ने जो है वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। वहाँ उनका शिवराज भूषण के रूप में एक अलंकार ग्रंथ रचना रीतिकाव्य कालीन परंपरा का निर्वहन करना था और इसके साथ साथ इन्होंने जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम, संपूर्ण विकास के लिए कार्य किए गए जो राजनीतिक कार्य थे उनको भूषण ने अपनी काव्य लेखनी का आधार बनाया। इसीलिए उस समय या उस काल दृष्टि से भूषण एक हमारे यहाँ राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान इनका विरोध करते हैं इस बात के लिए, परंतु उस समय वीर रस या राष्ट्रीय चेतना की कोई बात कहना अपने आप में उत्कृष्ट है, इसलिए भूषण को हम भुला नहीं सकते। और भूषण यद्यपि आज के अर्थ में, आधुनिक काल के अर्थों में यदि देखा जाए तो राष्ट्रीयता का स्वरूप भिन्न है, परंतु उस समय की सापेक्ष दशा के आधार पर भूषण जो हैं राष्ट्र कवि के रूप में जाने जा सकते हैं। इसलिए आज हम इनके पदों के एक एक करके व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका पहला पद है, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैब रल के रलत है।
ऐल फैल खेल भैल खलक में, गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। प्रस्तुत पद में जो है हम देख सकते हैं कि शिवाजी की सेना और उनके युद्ध में जाने से पहले कैसा एहसास हो जाता था, किस तरह से वो अपनी सेना को तैयार करके युद्ध के लिए रवाना होते थे, इस विषय में कवि ने बताया है। इस विषय में हम देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से जो है शत्रु पक्ष की कैसी दशा हो जाती है और शिवाजी की सेना किस तरह से युद्ध को निकलती है। कवि भूषण यहाँ कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग, मैं उमंग धरी सरजा शिवाजी। अर्थात राजा शिवाजी अपने हृदय में उमंग को धारण करके और अपनी चतुर अंगों के साथ जो सेना है, अर्थात जो चतुरंगिणी सेना है, अर्थात सेना के 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें सेना पैदल जो सेना वो होती है, रथ, अश्वरोही और गज सेना। ये 4 सेनाएं जो होती हैं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं और इन चारों अपनी सेनाओं को तैयार करके अंगों को अधिक उत्साह, यानी कि राजा शिवाजी अपने उमंग में उत्साह और जोश भर करके जंग जीतन चलत है और जंग को अर्थात युद्ध में जीतने के लिए चल पड़ते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद। भूषण यहाँ कह रहे हैं कि राजा के अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ उस सेना को तैयार करने और सेना में संपूर्ण रूप से जोश विद्यमान जब होता है तो वो जो सेना की जो शोभा है वो अपने आप में क्या होती है, अत्यंत अनोखी होती है। अर्थात इसीलिए युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय भूषण बनत नाद विहद, अर्थात युद्ध के लिए निकलने के लिए नगाड़ों की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है, जिससे शत्रु दल को ये पता चल जाए कि हाँ, राजा शिवाजी की सेना युद्ध लड़ने के लिए आ रही है। और नदी नद मद गैब रल के रलत है, अर्थात हाथियों की जो मदधारा जो निकलती है, हाथियों की जो कान से जो मदधारा बड़े बड़े नदी नाले ऐसे निकलती है कि जैसे बड़े बड़े नदी नाले बन गए हों। और इस तरह से उनकी जो सेना है वो तैयार है। उनकी सेना में हजारों हाथी हैं जिनके गंड स्थल से, अर्थात क्यों, नदी नद मद, यानी कि हाथी होंगे जभी तो उनके गंड स्थल से मदधारा की बड़ी बड़ी नदियाँ जो निकलती हैं, वो धारा वो बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है और उनकी सेना चलने को तैयार हो जाती है। ऐल फैल खैल भैल खलक में, गैल गैल गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। और इसी तरह से इस सेना के कदम ताल से उनकी सेना जब रवाना होती है तो भीड़ या अत्यधिक शोर शराबा होने लग जाता है। सेना में हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल चलने वाली सैनिक हैं, जिनके आपस में टकराते हुए वो चलते हैं। ऐल फैल अर्थात आपस में अड़ते भिड़ते चलते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, खैल बैल, तो बहुत खलबली मच जाती है, अर्थात वो इधर उधर से चलने लग जाते हैं। गैल गैल गजन की, और पीछे पीछे हाथियों की जो ठेलम फेल है वो शब्द, उनके हाथियों में गले में लटकी हुई जो घंटियां हैं उनकी जो गूंज है वो शब्द गली गली अर्थात दूर तक गूंजता रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हाथियों की इस रेल पेल में गजन की ठेल पेल, गजन यानी कि हाथियों की इस
रेल पेल में, अर्थात इस तेज़ गति से चलने के कारण सैल उलसत है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ भी नीचे गिर करके आ रहे हों, अर्थात पहाड़ भी उखड़ जाते हैं इस सेना के चलने से। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, और जो सूर्य आकाश में चमक रहा था वह भी सेना के कदम चाल चलने से चारों तरफ उस आसमान में जो है धूल उड़ने लग गई है और वह एक तारे के समान दिखाई देने लग गया है। अर्थात जिस तरह से छोटा सा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह उस सेना के कदम ताल से वह सूर्य इतना धूमिल पड़ गया है कि एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि मानो समुद्र पर धूल के कारण ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी थारा पर पारा पारावार यूँ हालत, अर्थात कोई छोटा समुद्र, जो समुद्र था वो पारे के समान छोटा सा हिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि धूल कण चमकते रहते हैं और सारी सेना के चलने से सारे आसमान में क्या हो जाती है, धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है, जिससे समुद्र थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई थाली में पानी भर कर के और हिला रहा है। उसकी सेना उनके सैनिकों के कदम चाल से, घोड़ों के खुरों से ऐसा कंपायमान होने लग जाता है कि जैसे कि धीरे धीरे ये समुद्र भी हिल रहा हो, चल रहा हो। और इस पद में जो है इस तरह से कवि ने व्याख्या करने की कोशिश करी है। और विशेष अर्थ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ युद्ध यात्रा का वीर रस में वर्णन किया गया है कि शिवाजी की सेना किस प्रकार से शत्रु दल पर हमला करने के लिए तैयार होकर के और समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ निकलती है। और इसमें जो है अनुप्रास, यमक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और कवि ने जो है सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे दूसरा पद उनका।